जो चीन से रैपिड टेस्ट की 245 की खरीद करके 600 में बिकवा रहे थे, वो देश के वफादार हैं कि गद्दार हैं, ये बताना चाहिए। आप ये समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री दो बात बड़ी जोर जोर से कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भारत ने सबसे सही समय पर सटीक और सही निर्णय लिया। मैं आप सब लोगों के साथ बार बार संवाद करता रहा हूं और मैंने बीच में कई बार यह दावा किया कि हमारे देश और दुनिया में प्रति वर्ष कोरोना नहीं, संक्रमण से जो जान जाती है और सड़क दुर्घटनाओं से लेकर तमाम मरने वालों की संख्या 1,70,00,000 है। और देखना रोचक होगा कि भारत में कोरोना से ज़्यादा मौत होती है या कोरोना के कारण जो भुखमरी फैलेगी उससे ज़्यादा मौतें होती हैं। और हमने ये भी कहा था कि यह निर्णय गलत तरीके से है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, तो अच्छे निर्णय की तरफ मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं। 30 जनवरी को भारत में एक ही मामला उजागर हुआ था और उस मामले की पुष्टि जिस दिन हुई थी उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना आपातकाल विश्व में घोषित किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी को राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार की विदाई के लिए काम करना था। और 23 मार्च को सरकार की विदाई के बाद 24 मार्च की देर रात को जिस दिन लॉकडाउन किया गया, उस दिन आप और हम सब समझते हैं कि 576 मामले भारत में कोरोना के थे। तो यदि भारत की सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया तो हमें पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बताएं, जब देश में सिर्फ 500 के करीब मामले थे तब भारत के करोड़ों करोड़ मजदूरों को लाठी डंडे के बूते रोक करके रखा गया, जिन लोगों की रोजी रोटी और आवागमन के साधन रेल और बस सेवा छीन करके। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी है। 8,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले रोजाना उजागर हो रहे हैं और उसमें भी रोचक बात यह है कि भारत में चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दावा कर दिया हम तो उन्हीं की जांच कर सकते हैं जिन लोगों में लक्षण उजागर होंगे। मैं पहले भी बार बार बोलता रहा हूं कि भारत में 80% और दुनिया में 80% कोरोना पीड़ित ऐसे लोग होते हैं जिनमें लक्षणों को न थर्मल स्कैनर पकड़ सकता है, न रैपिड टेस्ट किट उसकी जांच कर सकती है, न पेशेंट को पता लगता है कि वह कोरोना पॉजिटिव है और न डॉक्टर बता पाते हैं कि वह कोरोना पॉजिटिव है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लक्षण उजागर हो रहे हैं उस संख्या के मुताबिक अभी 8,000 रोजाना मामले उजागर हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, भारत की करुणा का काम है। ये भारत की करुणा का काम अगर कहते हैं तो 2002 में 97 लोगों क्या हत्यारा, हमारे हिंदुस्तान के 97 लोगों की गुजरात में जिसने हत्या की और 33 लोग जिसमें घायल हुए। मैं बाबू बजरंगी का जिक्र कर रहा हूं और बाबू बजरंगी का जिक्र करते हुए आप देखेंगे कि बाबू बजरंगी का फोटो कहां पर है। बाबू बजरंगी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उप प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो शख्स 97 हत्या और 33 लोगों को घायल करता है, और आप हैरान होंगे जान करके जिस तरीके की तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी ने कहा कि हमने तो एक घर से गैस का सिलेंडर निकाला और आग लगा के दूसरे घरों में फेंका, ठीक जिस तरीके का दावा 2002 के दंगों में बाबू बजरंगी ने किया, 97 लोगों की हत्या करने वाले, 33 को घायल करने वाले ने, उसी तरीके के उसी तर्ज पर राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली को भी दंगों की आग में झोंका गया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके बनाया गया ऐसा कानून है जिसके लिए कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से
गैर पीड़ित मुसलमानों को भारत में शरण देंगे। हमारे देश के 14 करोड़ मजदूर जिनकी एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की शाम को 8 बजे टीवी में बैठ करके आधा घंटे के गाल बजा करके उनके आवागमन के साधन रेल और बस सेवा छीन लिया और उनकी रोजी रोटी आजीविका के तमाम साधन नष्ट किए। आप सब लोगों ने देखा, करोड़ों मजदूर सड़कों पर चले भूखे प्यासे, उनके पैरों से खाल निकल गई, जिसके लिए प्रधानमंत्री बोले थे कि हम इनको हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे। पस पड़ गया उनके पैरों में। तब हमारे देश की, भारत की करुणा नहीं जागी। वो कोई पाकिस्तानी सरकार ने नहीं ऐसा किया था, अफगानिस्तान की सरकार ने नहीं किया था, किसी बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया था, लेकिन हमारे देश में भारत की जेल में जो पाकिस्तानी आतंकवादी जेल में बंद थे, उन आतंकवादियों को जहाज में बिठाकर कंदहार ले जाने वाले ये संघ की सरकार ने हमारे देश के मजदूरों को कोई मदद की बात नहीं कर रहे हैं। जो पिछले 70 वर्षों से आवागमन का सबसे बड़ा साधन था रेल और बस सेवा, वो भी छीन डाली, रोजी रोटी छीन डाली। और जब मीडिया ने इस चर्चा को उठाया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें हमारे मित्रों की भी याचिका दायर है, और तब यह कहा जाता है कि यह मौका प्रस्त और गिद्ध की तरह वह मामला जो बताया गया, यह अफसोसजनक बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हों कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसा बोलने वाले, तो मैं जरा जानना चाहता हूं, जो चीन से रैपिड टेस्ट किट 245 की खरीद करके 600 में बिकवा रहे थे, वो देश के वफादार हैं कि गद्दार हैं, ये बताना चाहिए। हमारे देश में जो यूरोप से आई हुई खराब रैपिड टेस्ट किट जो चीन को वापस की गई थी, वह खराब रैपिड टेस्ट किटों की खेप अनुराग ठाकुर बताएं भारत में मंगवाने वाला देश का गद्दार है कि देश के वफादार हैं, यह भी बताना चाहिए। लोगों को मुंबई से बैठते हैं तो पता लगता है कि बिहार पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि थर्मल स्कैनर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, रैपिड टेस्ट किट भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, देश में कि अमित शाह गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 41 करोड़ लोगों को 53 करोड़ रुपए का बंटवारा किया, एक एक व्यक्ति को 53 करोड़ रुपए पहुंचाए। हमने हिसाब लगाया कि वह कौन लोग हैं जिनके खाते में सच में गृह मंत्री अमित शाह के घोषणा और ऐलान के मुताबिक एक एक परिवार के खाते, एक एक व्यक्ति के खाते में 53 करोड़ लोगों के खाते में 129 रुपए की रकम पहुंची है कि नहीं, ये बात भी मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। आप अवगत कराएं कि क्या सच में आपके बैंक खातों में 129 रुपए पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दावा कर रही हैं कि वह 80 करोड़ लोगों को राशन की आपूर्ति करा चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा था और मैं राजधानी दिल्ली में आज भी दावा करता हूं, राजधानी दिल्ली में आज भी हजारों की संख्या में ऐसे मजदूरों के परिवार हैं जिनको किसी भी प्रकार की राशन की व्यवस्था ना तो राज्य सरकार की तरफ से मिली और ना केंद्र सरकार की तरफ से। और हमने हिसाब लगाया कि 80 करोड़ लोगों को यदि राशन की आपूर्ति सरकार कर चुकी है, तो उस राशन का हिसाब हमने लगाया कि इस हिसाब से कम ये माना जाए कि 400 करोड़ की आबादी पार हो जाती है, जबकि भारत में बमुश्किल आबादी कितनी है, 137 करोड़। तो हमको लगता है कि यदि माना इनकी भारत का क्या कहते हैं करुणा की बात मोदी जी करते हैं, उनकी मंत्री साहिबा कह रही हैं, तो मैं भारत में आप सब लोगों से, दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं, जिन परिवारों को, जिन मजदूरों को अभी तक राशन नहीं पहुंची हो, उन सब से भी मैं आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने कमेंट्स जरूर लिखें और बताएं और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं कि उनको राशन मिला है कि नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। भारत में भारत के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके विभाजनकारी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चला और 22 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, और हम किसी भी कीमत पर अपने संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या के खिलाफ थे और खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे।
मैं बहुत परेशान हूं इस बात को सोच करके कि भारत में होड़ लग रही है, किसने बस उपलब्ध कराई, किसने बस उपलब्ध नहीं कराई। हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मोदी सरकार पर यह मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए कि मोदी सरकार ने हमारे देश के मजदूरों के आवागमन के जो पहले से साधन थे, वो साधन रेल और बस सेवा बंद करके मजदूरों को पैदल चलने के लिए विवश क्यों किया। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है कि किसने, प्रियंका गांधी ने 1000 बसें भेजी और योगी आदित्यनाथ ने 1000 बसों का उपयोग नहीं होने दिया। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने मजदूरों के मसले पर सुनवाई के वक्त मार्च में कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आप विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी बोल चुके हैं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जब तक हमारे देश में लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, जब तक खरीदारी करने का पैसा नहीं होगा, तब तक देश के उद्योग और व्यापार को कैसे पटरी पर ला सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि सबको नगद पैसा दिया जाए। मोदी जी, मैं आपके साथ भी चुनौती देता हूं, कोई यूनिवर्सल टीका नहीं बन सकता दुनिया में जो नवजात बच्चे से लेकर के और 100 साल के आयु वाले को लग सकता हो। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कोरोना तब तक रहने वाला है जब तक जितने लोग टीका से बाहर रह जाएंगे। माना 15 साल की आयु वाले को टीका लगना हो तो 15 साल की आयु के बाद से लेकर और 100 साल के आयु तक के जो लोग हैं, जब तक वो सब निपट नहीं जाएंगे तब तक भारत से कोरोना जाने वाला नहीं है। ये बात तय है।